ओके, नाउ मॉर्निंग में 11 to 1 और शाम को 6 to 8। वो मिस हो गया। वो जब बोल रही है तो उसका भी सभी का रिस्पेक्ट है, ये डेमोक्रेसी। ठीक है, 12:30 ठीक है। आप चलिए, सो 11 सुबह कर लो, 11 to 1। अब सही है? ओके, वो देख लेंगे। सर इस टाइम पे पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। नेम 2 सेफ्टी मेजर्स, बात न करें। नेम 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड एप्लियंस। तो ऐसे कौन बात न करें इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। कुछ ये जो कॉपीज है ना, ये दूसरे टीचर चेक कर रहे हैं, तो क्या कि आपकी समय से मिल जाएंगी, छोटी कॉपियां भी हैं, तो कई इश्यूज होंगे, वो तो धीरे धीरे क्लियर होंगे। तो जैसे अगर है तो हम चाहते हैं कि आपके छोटे पेपर्स मिल जाएं, तो सारे एक साथ धीरे धीरे। नेम 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज। सो व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स? एमसीबी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज हो सकता है, एंड इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रिक फ्यूज और एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एंड दैट इज अर्थिंग वायर। सेकंड क्वेश्चन, कहा गया है एन इलेक्ट्रिक ओवन 2 किलोवाट का है, अगर हमने उसे डोमेस्टिक सर्किट में 220 वोल्ट पर चलाया और एंड हैज ए करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर। तो हमने एक फ्यूज लगा रखा है, तो फ्यूज कौन सा लगा रखा है सर्किट में? 5 एम्पियर का लगा रखा है। तो अब अगर इसमें इससे ऊपर की करंट फ्लो करेगी रेटेड करंट से, तो ये उड़ जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा पावर कितना डिवाइस का, और पावर का फार्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू VI। सो P इज इक्वल टू VI। तो हम इससे करंट पता कर लें कि कितनी होगी। पावर उसकी 2 किलोवाट है। 2 किलोवाट का क्या मतलब होता है? 2000 वॉट, और ये 220 वोल्ट है। अब हमें I निकालना है। दिस इज 2000 वॉट। वॉट को क्या कर सकते हैं? दैट इज इक्वल्स टू पावर है, तो आप वॉट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको वोल्ट इंटू एम्पियर भी लिख सकते हैं। या सिंपली आप, हमने उसको ऐसा यूनिट में कर दिया है, तो वॉट को क्या लिख सकते हैं? आज देखो, वोल्ट इंटू एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर भी तो इसकी यूनिट होती है ना पावर की, तो वोल्ट इंटू एम्पियर लिख दो। नीचे में क्या लिख दो? 220 वोल्ट। तो बोलो यूनिट से यूनिट कटी। पावर की 3 यूनिट्स कौन कौन सी है शिका? हाँ बोलो। वोल्ट एम्पियर जूल पर सेकंड। जब एग्जाम ही नहीं दोगी तो कहाँ से तुमको पता चलेगा? एग्जाम नहीं दे रहे हैं हर बार, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? एक 0 से एक 0 कट गया, तो 200 डिवाइडेड बाई 22, और एम्पियर भी सर्वाइव कर गया। सो दैट इज 100 बाई 11। तो कितना आएगा 11 से कट करने पे? 11 9 are 99। तो 9 हो गया, फिर 1 बचेगा। डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, तो देखो 99 है, 1 बच गया, और डेसिमल लगा के 0 बढ़ाया, अभी भी नहीं जा रहा है, तो और 0 बढ़ाया, तब फिर 9 आया, तो 0.09 एम्पियर। ठीक है, 9 टाइम्स चला जाएगा। तो क्या सृष्टि, ये जो करंट आई है, दिस मच करंट विल फ्लो। अगर हम उस 2 किलोवाट की चीज है, ये एसी 2 किलोवाट का है, अगर हम वहां पर 5 एम्पियर का फ्यूज लगाएंगे तो ये 9 एम्पियर की करंट ड्रॉप कर रहा है, तो क्या वो फ्यूज मेल्ट होगा या नहीं होगा? एज द करंट इज ड्रॉन मोर देन द रेटेड करंट, सो फ्यूज विल मेल्ट। एज करंट इज ड्रॉन more than rated current, so
fuse will melt. Now, what precautions should be taken to avoid the overloading of domestic electric circuit? तो हमें क्या क्या करना चाहिए? Third question. So, many pin plugs cannot be connected to single socket. पहली चीज क्या नहीं करनी चाहिए? Many pin plugs, 2 pin या 3 pin plugs. So, इसको कहते हैं मल्टीपल प्लगिंग. So, हमें क्या करना नहीं चाहिए? दैट इज मैनी 2 पिन या 3 पिन प्लग्स आर नॉट टू बी कनेक्टेड टू सिंगल सॉकेट. ठीक है. और दूसरी चीज भी दैट इज ओवरलोडिंग. सो ओवरलोडिंग के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? सो वी शुड नॉट अब हमें ड्रॉ currents from main line more than the rated current of fuse. Otherwise, use the correct जो भी rated fuse for whatever is the as per the requirement of domestic use the correct rating of electric fuse. सीधी बात है. नहीं तो क्या होगा? बार बार फ्यूज मेल्ट होगा तो इनकन्वीनियंट. आपको तो जो चलाना है वो चलाओगे, फ्यूज के हिसाब से तो नहीं चलाओगे. लेकिन हमें क्या करना चाहिए? नहीं तो बार बार ओवरलोडिंग होगा और वो उड़ जाएगा. आजकल तो एमसीबी आ गया, फ्यूज वाला काम नहीं है. फिर भी वी शुड नॉट, तो वी शुड यूज करेक्ट रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज और प्रिफर एमसीबी. अगर सबसे बचना चाहते हो तो जरा सा भी कुछ भी होगा, इफ देयर इज ए फ्लक्चुएशन ऑफ स्लाइट फ्लक्चुएशन ऑफ करंट, देन आल्सो एमसीबी ट्रिप्स ऑफ and saves your appliance, and later on you can rectify the fault by calling electrician. तो बाद में तुम उस चीज को रेक्टिफाई कर सकते हो. तो इसलिए करेक्ट रेटिंग ऑफ फ्यूज और प्रिफर एमसीबी, एमसीबी को हमें यूज करना चाहिए. ठीक है. इसके अलावा भी क्या करना चाहिए? यही दो है. इतना शुड बी टेकन टू डोमेस्टिक ओवरलोडिंग नहीं होगी. आगे देखिए एक्सरसाइज. Which of the following correctly describes the magnetic field near a long electric wire? रोमिन, जो लॉन्ग इलेक्ट्रिक वायर है देखो और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताओ. D, that is concentric circles. Second, the phenomena of electromagnetic induction. तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो कुछ नहीं है, वो दैट इज इंड्यूस्ड करंट. जब एक किसी की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाती है. यही तो फैराडे का नियम है, जैसे हमने दिखाया था कि नहीं. जो डिलीटेड है, ये पोर्शन आपका डिलीटेड है, फिर भी आपको क्या इसमें ऑप्शन पता चल रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन. इसका आंसर सी है. यानी करंट. आपके पास एकलव्य बुक नहीं है क्या? बहुत ओवरलुक हो रहा है. देखो बुक बैग में, फिर भी नहीं निकाला, बैठा है चुपचाप. ठीक है. अब देखिए दैट इज इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल. सेकंड में कि इंड्यूस्ड करंट कब होती है? अगर हम फ्लक्स चेंज होते हैं. और फ्लक्स कब चेंज होंगे? अगर हम एक कॉइल में मैग्नेट का रिलेटिव मोशन करें. ये ना करें कि कॉइल भी साथ ले जाए मैग्नेट, तब क्या कुछ होगा? उसके तो वही फ्लक्स होंगे. लेकिन इसको ऐसे ऐसे करो तो कॉइल में कभी फील्ड ज्यादा होगी और कभी फील्ड कम होगी. तो ऐसे क्या होगा? उस कॉइल में जो गैल्वेनोमीटर है उसमें फ्लक्चुएशन पैदा हो जाएगी. दो क्वेश्चन हाँ. इंड्यूस्ड का मतलब है कि ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स आप इंड्यूस हो गए, उसकी वजह से एक आप में प्रेरणा आई, प्रेरित विद्युत धारा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट. ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स a current is induced in it. If something is done to you, you may get agitated. तुम
नाराज हो जाओगी, ऐसा इट इज नोन एज इंड्यूस्ड। समझ में आया? किसी चीज के घटना के क्रम के उसका जो अगर रेसिप्रोकेशन है उसको कहेंगे इंड्यूस्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। उसको पीयूष बताओ क्या कहते हैं? हाँ बोलो ध्रुवांशी। जनरेटर, द डिवाइस यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, चलो आपको नहीं बुक है ना, कोई बात नहीं। तो सेकंड क्या है बताइए इसमें? एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट। नई बुक जिसके पास उसमें देखो सेकंड क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट क्या होता है बताइए? इंक्रीजेस हैविली। सेकंड का सी है, नए वाले के हिसाब से देखो, सेकंड का सी है। थर्ड देखो, उसमें भी होंगे हैं? उसमें होंगे लेकिन उसमें छोड़ के दिया ना, तो पता नहीं चलेंगे। थर्ड क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। द फील्ड ऑफ द करंट ऑफ ए लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। अगर मान लीजिए कि फील्ड एट द सेंटर, अगर हमारे पास लॉन्ग सर्कुलर कॉइल है, उसको क्या कहते हैं? लॉन्ग सर्कुलर कॉइल को। तो इसके सेंटर पे कैसी फील्ड होगी? फील्ड एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग सोलिनॉइड आपने देखा है ना, तो उसके सेंटर पे किस तरीके की फील्ड होगी? दैट इज पैरेलल स्ट्रेट लाइन। फिर उसकी जैसी भी डायरेक्शन हो, लेकिन होगी तो सेंटर पैरेलल। और एजेस पर ये खुलती हुई होगी, एजेस पर उतनी नहीं होगी कि बिल्कुल स्ट्रेट हो, यहाँ थोड़ी सी खुल जाएगी। हाउएवर एट द सेंटर it is exactly, it is uniform magnetic field. Okay, so it is field at the center of long, it is true. इसका आंसर क्या है? True. B देखिए, a wire with a green insulation is usually the live wire of electric supply. क्या ये बात सही है अभिषेक? दिस इज फॉल्स। ये क्या आप मुझे बताएंगे कि जो न्यूट्रल वायर है उसका नया कलर कोड क्या है, और लाइव वायर का? सो सेकंड का आंसर है ग्रीन इंसुलेशन वाला फॉल्स है, उसमें वो कह रहा है ग्रीन इंसुलेशन को लाइव कह रहा है, जबकि गलत है। लिस्ट टू मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। पीयूष शिरवी, दो मेथड बताओ जिससे तुम मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकते हो। हाँ, और दैट इज फ्लोइंग करंट थ्रू सर्कुलर कॉइल, तब भी वो मैग्नेट बन जाएगा। और नहीं तो तुम वायर पे भी कर दो, तो उसके चारों तरफ फील्ड होगी, और उसमें क्या होगा आपने देखा था आसपास के कंपास डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। So that is flowing current through solenoid. Solenoid इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए और उसमें मैग्नेटिज्म हो जाता है। So if current is fed to solenoid, then it behaves as bar magnet, and hence it is called electromagnet. What does it mean by electromagnet? If a magnet can be produced by using electricity or electric current, then such magnet is known as soon as the current is switched off, then it no more acts as magnet. तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। Its polarity also can be reversed and its intensity of magnetic field also can be increased or decreased. क्या आप मुझे बताएंगे ध्रुवांशी, अगर सोलिनॉइड को मैं इस तरीके से मोड़ दूं तो इसके जो दो एंड्स हैं उनको अलग अलग, एक इधर वाला एंड और फिर उसको कनेक्ट किया जाए, तब इसे क्या कहेंगे? भाई अभी तो ये बार मैग्नेट की तरह कर रहा है, ये देखो इसे, दैट इज टॉरॉइड। तो टॉरॉइड में अगर करंट फीड की जाए तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा? रिंग मैग्नेट की तरह। और अगर इसमें की जाए तो, और अगर हमने सोलिनॉइड में इस तरीके से शेप दे दिया है तो हम इससे अगर पूरे में कर दिया जाए तब हॉर्स टू, अभी नहीं है लेकिन अगर पूरे में मैं इसकी कॉइलिंग कर देता तब ये क्या हो जाता? हॉर्स टू हो जाता। नाउ
नेक्स्ट देखो, when is the force experienced by a current carrying conductor placed in the magnetic field is largest? एकलव्य, मान लीजिए कि हम करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, जैसे एक तार में करंट फ्लो कर रही है, तो इस तरीके की डिवाइस है। ये देखो, मैंने इसमें एक बार लटका दिया है और उसमें एक वायर ऐसे है और एक वायर यहाँ पे लटका दिया और इन दोनों पे सेल लगा दिया और इसके पास में एक मैग्नेट रख दिया। तो बताओ when this will be largest? मैग्नेटिक फोर्स, हाँ मैग्नेटिक फोर्स, बोलो, कब लार्जेस्ट होगा? मैग्नेटिक फोर्स। नहीं, आप सवाल समझ नहीं पाए। मैं कह रहा हूं when this, that is when the force experienced by current carrying conductor kept in magnetic field is largest। किस फार्मूले का यूज कर रहे हो? ये वो सर्कुलर वाला BIA। ये बता दे, BIA दो मिला के कई दिनों से बुक नहीं उठाई है और साइन थीटा भी नहीं बताया, BIL भी नहीं बोला, BIA बोल दिया, NIA को भी उसमें मिक्स कर दिया। जबकि आपके फादर खुद इलेक्ट्रीशियन है। मैग्नेटिक फील्ड और करंट जब परपेंडिकुलर हो तब सो दैट इज व्हेन द करंट कैरिंग बार इज केप्ट परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन थीटा कब हाईएस्ट होगा? 90 डिग्री। इट एट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ आई? रिपीट करो एकलव्य फिर से जो इन्होंने बोला। BIL साइन थीटा। वो सब अलग है। अभी क्या बोला, कब लार्जेस्ट होगी? सर्कुलर। वो सर्कुलर पे चले गए, दूसरे चैप्टर ही में चले गए। सो व्हेन दिस इज लार्जेस्ट, ध्रुवांशी, परपेंडिकुलर जब होता है साइड में। साइन थीटा, यहाँ पर थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? थीटा जो थीटा मैग्नेटिक फील्ड B और I, दैट इज करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट। तो अगर उनके बीच 90 डिग्री का एंगल होगा, जैसे तुम्हारा ये वायर है, तो अब ये देखो इधर, और ध्यान से देखिए, और ये एक यू मैग्नेट है, तो अभी बताओ, अभी ये परपेंडिकुलर है कि अभी परपेंडिकुलर है? अब ये दूसरे वाले में। ये समझ ही नहीं पाते हैं। यहां से ऐसे फील्ड जा रही है, दोनों में परपेंडिकुलर कह रहा है, दूसरे वाले में डॉज कर रहा है। देखो, मैंने बोला अभी परपेंडिकुलर है कि अभी, कह रहा है दूसरे वाले। इसका मतलब परपेंडिकुलर भी नहीं समझ पा रहा। देखो, फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रही है, साउथ से नॉर्थ, अभी भी परपेंडिकुलर है और अभी भी परपेंडिकुलर है। हमने तो यही कहा कि परपेंडिकुलर रखा जाए, ऐसे न रख देना ये चीज। तो आप देखिए, तो क्या आंसर है बताइए? व्हेन दिस फोर्स इज लार्जेस्ट एंड व्हिच फार्मूला यू विल यूज? The formula used in this will be BIL. अरे पहले वाला भी, हाँ, F is equals to BIL sin theta, and the force will be largest when sin theta is equals when theta is equals to 90 degree. हाँ, and current carrying conductor is perpendicular to magnetic field. यही लिख दो, सारी चीजें लिख दो। नाउ द फोर्स, ठीक है, एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इज लार्जेस्ट व्हेन कंडक्टर इज केप्ट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, उसी का डिफ्लेक्शन होगा। अब ये इधर उधर जाती है, जैसे हम लोगों ने नहीं देखा था कि एक एक्सपेरिमेंट में, वीडियो में, वो बार बार जैसे ऑन करता था इधर उधर जा रही थी। सो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इज लार्जेस्ट। कब लार्जेस्ट होगा? इफ द कंडक्टर इज केप्ट परपेंडिकुलर टू, सही है, बहुत अच्छा। लार्जेस्ट व्हेन कंडक्टर is kept perpendicular to magnetic field। ठीक है, अब इसके आगे लिख दीजिए, it is as per formula
F is equals to BIL sin theta. If theta is 90 degree, then sin theta is maximum. जो sin theta होगा वो 1 हो जाएगा, जो कि कैसा है, मैक्सिमम है कि नहीं? तो F max क्या हो जाएगा बताओ? Now, so F max is equals to BIL into 1, that is BI. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Sixth, imagine that you are sitting in a chamber with your back to one wall and electron beams move horizontally from back wall towards the front wall. देखो हम चैम्बर में बैठे हैं with your back at one wall, electron is moving from your back to your front wall. पीछे से इलेक्ट्रॉन आया और वहां चला गया। अगर मान लीजिए प्रियांशु, पीछे से इलेक्ट्रॉन वहां आया है, तो ये मुझे बताओ करंट कहां से कहां गई हो? इलेक्ट्रॉन ऐसे आया तो करंट ऐसे उधर नहीं गया, उसके अपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन came out from your back wall तो and moved to your front wall. पढ़ो सवाल में। सर फिर आपके लिए करंट ऐसे हो गया, मेरे लिए नहीं, वो तो आप ये बता दीजिए फ्रॉम दिस वॉल टू दैट वॉल। इलेक्ट्रॉन मेरे लिए तो इस तरह से आया, हाँ बिल्कुल, जो भी है उधर जाएगी। समझ में आ गई बात? सुन लें एक बार, दैट इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम योर बैक वॉल टू फ्रंट वॉल। तो बताओ उस वॉल से करंट इधर होगी कि इस वॉल से उधर? अपोजिट, तो उस वॉल से इधर हो गई, सभी के लिए उस वॉल से इस वॉल की ओर। ठीक है, तो अब जरा देखो आगे बढ़ो। ठीक है, एंड फ्रंट वॉल एंड इज डिफ्लेक्टेड टू राइट। पीछे से आया इलेक्ट्रॉन, देखो पीछे से आया और राइट में चला गया। इसका मतलब है फोर्स तो सभी के लिए यही है ना, यही है राइट। ठीक है, चलो हम आपकी तरफ से हो जाते हैं। तो पीछे से इलेक्ट्रॉन आया और कहां चला गया? पीछे से आगे गया, तो करंट सामने से इधर गई। चलो करंट के पीछे डायरेक्शन हो गई, पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहा करंट, लेकिन जो पीछे से इलेक्ट्रॉन गया देखो राइट चला गया। पीछे से इलेक्ट्रॉन आया किधर चला गया? राइट। अब आप अपने हाथ में लेफ्ट हैंड में BIL लिखो, दैट इज FBI, FB, इस पे अभी देख रहा हूँ, और FB FBI ऐसा लिख लिया। ठीक है, सही। अब देखो जरा ध्यान दीजिए, करंट को कैसे दिखाओ? पीछे, और बोलो फोर्स किधर गया था? राइट में गया था। इसको लॉक कर लो और राइट, ऐसे बोलो, बात सही है? ऐसे दिखाओ, देख लो, ऐसे दिखाओ, ऐसे किया जा सकता है। करंट पीछे गई भाई, पीछे से इलेक्ट्रॉन इधर आया तो करंट कहाँ गई? कैसे कर रहे? ये ठीक नहीं कर रहे। आई की डायरेक्शन कैसे? तो ये ठीक है, करंट देखिए आपको नहीं लिखी, आई ऐसे आपको लिखना चाहिए दैट इज आई, और फोर्स इधर हो गया, तो B किधर हुआ बताओ? ये देखो करंट पीछे और फोर्स इधर, तो B नीचे हुआ। तो B किधर हुआ? B इज डाउनवर्ड। करेक्ट है? किसी को पूछना है या शिकायत समझ में आया कि नहीं? ठीक है, B कहाँ है? फोर्स किस में है? तो लिखेंगे कैसे इसको? नीचे अब हम लिख देते हैं। तो फोर्स इज फ्रॉम सीलिंग टू फ्लोर, तो दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। कहां से कहां है? फील्ड इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम और सीलिंग टू फ्लोर। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, सो मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड, ये भी लिख सकते हो, फ्रॉम सीलिंग। जो भी लिखना उसमें लिख देना एज पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, डाउनवर्ड फ्रॉम
from ceiling to floor. It is as per directed down. It is as per Fleming's left hand rule. एकलव्य फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताओ सर। एकलव्य गया। अच्छा ठीक है, जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा? ठीक है, यशिका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ऐसे तो तुम डिस्कनेक्ट ही होती जाओगे, तुम तो हर तरीके से सेल्फ सुसाइडल हेयर फेर रही हो। हाँ अभी 60 Fleming's left hand rule. Open these fingers. Extend these extend middle finger, index finger, or thumb such that they are perpendicular to each other. Middle finger shows direction of the current, or index finger shows direction of external magnetic field, or thumb will show the direction of a force acting on current carrying conductor. बहुत अच्छा, ठीक है, ओके, इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट इज 7. State the rule to determine magnetic field produced around a state current carrying conductor. यशिका फर्स्ट का रूल बताओ। राइट हैंड थंब रूल। रुक जाओ, अभी कुछ तो उससे पूछे, पता चले उसको, यहाँ तक की क्लास तक लाना है, पता नहीं चल पाएगा ना। तो दैट इज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड सेकेंड देखो, दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। सुप्रिया सेकंड का आंसर दो। करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर को यदि मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, जबकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो कौन सा नियम लगेगा? बताना नहीं है कहाँ लगेगा। अगर हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दिया है, तो किस नियम से, बाय विच लॉ the force you will determine? Is there any law? Name of any law? बोलो अवनी। Fleming's left hand rule. What for Fleming's left hand rule is used? एकलव्य। करंट कैरिंग कंडक्टर जो है परपेंडिकुलर रखा है ना मैग्नेटिक फील्ड के, और राइट हैंड थंब में मैग्नेटिक फील्ड आता ही नहीं है। Measuring current mapping. बोलो what for Fleming's left hand rule? So it is used to know the direction of the magnetic force acting upon a current carrying conductor. Kept in external magnetic field. So second है Fleming's left hand rule. What for Maxwell's right hand thumb rule is used? To determine the direction of magnetic field. To determine the direction of current and the Current नहीं होता, magnetic field in a straight current carrying conductor. बात समझ में आई? Next देखो, so that is current induced, that is Fleming's right hand rule, लेकिन वो हमारे डिलीटेड है। मैक्सवेल्स का राइट हैंड थंब रूल। करंट इंड्यूस्ड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला पोर्शन है जो कि वो काटना भूल गए हैं। अच्छा, तो वो चीज है, इसकी भी इतना पढ़ नहीं सकते। तो दैट इज, ये किस वजह से है? उसमें भी FBI लगता है,
दैट इज किस डायरेक्शन में। अब राइट हैंड निकालो और FBI, तो राइट हैंड थंब रूल जो कट चुका है वो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड था जो अगले क्लास में पढ़ोगे। यानी अगर वो ये पता कर रहा है कि करंट किधर फ्लो करेगी, अगर उसके फील्ड मतलब ये दिखाएगा कि फील्ड किस डायरेक्शन में आ रही है और फोर्स, तो हमें ज्यादा करना नहीं है, बहुत कुछ बताना पड़ेगा। हाँ वो ये डिलीटेड है, बस ये समझ लो इट इज डिलीटेड, क्योंकि हमें जनरेटर के प्रिंसिपल पे जाना पड़ेगा, तो इसलिए डिलीटेड सिर्फ राइट हैंड थंब रूल डिलीटेड है। लेकिन ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल है। फ्लेमिंग ने जनरेटर के लिए भी रूल दिया है, मोटर, ये मोटर का रूल है, जनरेटर लिखना होता है कि मैक्सवेल है फ्लेमिंग का तो लिखना पड़ेगा। मैक्सवेल लिख दोगी तो अच्छा रहेगा, नहीं लिखोगी तो राइट हैंड थंब रूल ही लिख देना, लिखने से इंप्रेशन बनता है। 8 लिखो। When does an electric short circuit occur? सार्थक, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब होता है? चलो कोई बात नहीं। हाँ मनीष। When live wire is live wire and neutral wires are in contact. Comes in contact by passing a resistor. Then a sudden exponential current increases. Then sudden increase in current is observed. ठीक है? And electric वो spark occurs. Short circuit occurs. Short circuit का मतलब है रेजिस्टेंस नहीं रहा, अब वो सर्किट शॉर्ट हो गया। शॉर्ट का मतलब छोटा हो गया ना, जिसमें रेजिस्टेंस ही नहीं। सो इफ live wire comes in contact with neutral wire by passing resistor, then short circuit occurs. ठीक है। अब नेक्स्ट क्लासेस में आपको क्या है, जो आपकी बुक के डिलीटेड पार्ट है मैथ्स में, तो ऐसे बहुत सारे वो हम कराएंगे। बुक काम करा देंगे तो फिर क्या कि वो पूछा जा रहा है आपके स्कूल में, अभी ही पूछ रहे हैं, और वो सब रीजनल ऑफिस से ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ठीक है, ठीक है। देन शॉर्ट सर्किट अगर इट इज ड्यू टू सडन इंक्रीज ऑफ करंट, this is due to increase in current up to very large extent. देखिए, what is the function of earth wire? Why it is necessary to earth the metallic appliance? So earth wire क्या होता है? If there is a leakage current to the metallic body of the appliance used by us, leakage current हो जाए, उसमें कहीं से करंट आ जाए, then earth wire roots it directly to earth without harming the user, without, and the person using is saved from any electric shock. उसको कोई शॉक नहीं लगता है. This is the use of earth wire. So if there is leakage current to metallic body of appliance, then अर्थ वायर जो होता है वो मेटेलिक बॉडी से ही कनेक्टेड है, उसमें कहीं ना कहीं एक स्क्रू है उससे बस कनेक्टेड है, तो वो उसके थ्रू उसको अर्थ में भेज देगा और आप उससे बच जाएंगे, क्योंकि हम पुअर कंडक्टर हैं, हम बहुत अच्छे कंडक्टर नहीं हैं हम लोग, और जबकि हम लोगों की बॉडी जो है वो 70% तो वाटर से ही बनी हुई है, तो इसलिए वी आर नॉट दैट गुड कंडक्टर. सो देन अर्थ वायर रूट्स इट डायरेक्टली टू अर्थ, and person using the appliance is saved from electric shock, and person using saved from electric shock.
अब इसी चीज को सार्थक रिपीट करके बोलो, ये सबसे सरल क्वेश्चन बोलो। तुम तो हर एक में मुस्कुरा रहे हो। हाँ बोलो। लाइव वायर कम्स इन कांटेक्ट विद न्यूट्रल वायर। देखो ये दूसरे क्वेश्चन को बोलने लग गया, ये खुमारी में जी रहा है। बोलो। When there is a leakage current in the metallic body, the earth wire routes the leakage current into the earth, and the body of the user is saved from getting a severe electric shock because the body is not a good conductor of material. बस इतना ही, इतना लिखने की जरूरत नहीं, बस वी आर सेफ फ्रॉम इलेक्ट्रिक। आप हमें संगत बहुत अच्छी चुननी चाहिए, जैसा चढ़े संग वैसा। अभी क्या यही एकलव्य टॉपर नहीं था शुरू में? आज दूसरे क्वेश्चन का आंसर बता रहे, लेकिन इसने किसका चुनाव किया? सार्थक। सार्थक के तुम आंसर देख ही रहे हो कैसा देता है, वो रिपीट तक नहीं कर पाया। He pretend to be of class 8th स्टूडेंट, उससे पूछो किसी क्लास का, वो ऐसा बनेगा जैसे 7th में पढ़ रहा है। Next chapter. Now, our environment. So, जैसे हम लोगों को मालूम है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या क्या हो सकते हैं? जो बहुत बड़े, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, और दो कौन कौन से हैं? Fats हो सकता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, और साथ में न्यूक्लिक एसिड जिससे डीएनए बना है। 4 चीजें हैं। तो न्यूक्लिक एसिड, इन सब से मिलकर सेल बनता है। अच्छा, ये नॉन लिविंग थिंग है। और अब यहां से शुरू होती है, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यहां से लाइफ शुरू हो जाती है। तो ये लाइफ लिविंग है। सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन बनेगा। और ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। किसी अभिषेक एक ऑर्गन सिस्टम का नाम बताओ। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम हो गए। अब ऑर्गन सिस्टम से क्या बना? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के आगे क्या आएगा? बोलो। पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन होती है वो पर्टिकुलर स्पीसीज की होती है। तो पॉपुलेशन की अगर हम बात करेंगे तो पॉपुलेशन का मतलब है ह्यूमन पॉपुलेशन, डॉग्स की पॉपुलेशन, काऊ की पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किस चीज की होती है? पर्टिकुलर स्पीसीज की होती है। स्पीसीज का मतलब एक प्रजाति, जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता, बिल्ली, अलग अलग। दोज हु आर म्यूचुअली मेट एंड रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड पॉपुलेशन, कमिंग अंडर स्पीसीज, उनको स्पीसीज कहते हैं। जैसे सभी कुत्ते, चाहे लेब्राडोर हो या जर्मन शेफर्ड हो, वो एक ही स्पीसीज के हों, उनके ब्रीड अलग अलग। तुम हंसी रहे हो बार बार, किस बात पे हंसी आ रही है? बोले कुत्ता स्पीसीज, ब्रेड तो खाने की चीज होती है, यही बोल रहे ना। फिर किस बात पे हंसी आ रही है? हाँ बताइए, इसका अगला क्या है? अगर हंस रहे हैं, अगर छोटी क्लास का समझते हैं, बता ही नहीं रहे हो कम्युनिटी है, फिर किस बात की हंसी? तो कम्युनिटी क्या होती है? ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। ये बात सही है। जैसा इन्होंने बताया कि जिनके साथ हम इंटरेक्ट सुबह से शाम तक करते हैं, जैसे कुत्ते को देखा, बिल्ली को देखा, मच्छर को मारा, खटमल को मारा, दीज ऑल कम्स अंडर सिंगल कम्युनिटी। समझ में आ गई बात की नहीं? तो द लिविंग अदर स्पीसीज विद विच वी इंटरेक्ट इन आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है, दे आर कमिंग अंडर वन कम्युनिटी। तो पॉपुलेशन के बाद क्या आएगी? कम्युनिटी। अब अगर कम्युनिटी के बाद क्या आ जाएगी? करेक्ट। जैसा इन्होंने कहा इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम में क्या होगा? एनिमेट, अब इन एनिमेट दोनों आ जाएंगे। सो वी नॉट ओनली इंटरेक्ट विद एनिमेट ऑब्जेक्ट्स। किसी एक एनिमेट ऑब्जेक्ट्स का नाम एक लोग बताओ।
plants. प्लांट्स भी ठीक है जिसमें जीवन हो, ठीक है, दैट इज बायोटिक कंपोनेंट्स आर एनिमेट और एबायोटिक इनएनिमेट। तो अब हम देखेंगे कम्युनिटी के बाद क्या आया, इको सिस्टम, और फिर उसके बाद आ जाएगी बायो डाइवर्सिटी। तो अभी तक हम पहले इतना पढ़े, इकोसिस्टम तक पढ़े, ठीक है। अब जरा देखो, लेट अस डिफाइन सम ऑफ द थिंग्स, जैसे हम पॉपुलेशन, कम्युनिटी और इकोसिस्टम को डिफाइन। Okay. Now, population total number of individuals। आशीर्व इस सेंटेंस को कंप्लीट करो। ध्रुवांशी, total number of individuals belonging to the same species। सही, belonging to same species, same species living in a particular area। ऐसा जरूरी नहीं कि हम हमेशा यूनिवर्स की या पूरे वर्ल्ड की ही निकालें, हम हो सकता है कि इंडिया की भी निकाल सकते हैं या राजस्थान की। लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन इन राजस्थान या जोधपुर। सो दैट इज कम्युनिटी। अभिषेक, a group of different species which interact with each other are coming under one community। A group of species which directly interact with each other। हम सबसे जिनका सीधा नाता नहीं तो कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन उस व्हेल मछली से भी है जो कहीं ना कहीं बायोसिस्टम है। We are linked directly, which directly interact with each other। हो सकता है फूड चेन में आते हों या किसी तरीके से each other comes under one community। Now, Faika, what does it mean by ecosystem? इकोसिस्टम से तुम क्या समझती हो, बोलो। All the interacting organisms in an area live together in a with biotic and abiotic constituents। दोनों आ जाएंगे। So अब जरा देखिए कि ठीक है, ecosystem is self-contained unit of living things and their non-living environment। ecosystem किस चीज से मिलता है, that is self-contained। ऐसा चीज हो सकता है जो अपने में आपस में एक्सचेंज करें, या ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, which exchange materials and energy with each other comes under ecosystem। so उसके लिए let us define something, जैसे कि environment क्या होता है, environment के बाद ही हम ecosystem को कर पाएंगे। so what does it mean by environment? So it includes our physical surrounding and all organisms, including microorganism, fungi, bacteria, जो भी हैं हमारे चारों तरफ की। environment यानी आपके चारों तरफ जो भी है, कहते हो कई कई तरीके के environment हो सकते हैं। सोशल environment भी हो सकता है, आपके चारों तरफ कैसे लोग रहते हैं। इसके अलावा कैसा हो सकता है, फिजिकल environment भी हो सकता है,
ठीक है कि नहीं? और इस तरीके से नाउ हमारा मेंटल एनवायरनमेंट भी हो सकता है, हम कैसे सोचते हैं. सो देयर आर, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो सोशल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, मेंटल सब कुछ आ जाएगा उसमें. ठीक है. नाउ एनवायरनमेंट इंक्लूड्स our physical surrounding, like air, water, क्या चीज है, सॉइल भी इसमें आ जाएगी, हर चीज आ जाएगी. ठीक है. और सॉइल एंड ऑल ऑर्गेनिज्म, including microorganism, जो कि फंगी हो सकता है, बैक्टीरिया, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है. नाउ सो ये तो बात हो गई एनवायरनमेंट की. अब हम देखेंगे बायोस्फीयर क्या है. बायोस्फीयर की डेफिनेशन देख लें, बताया या किसी को पता हो तो बताओ. हाँ ये तो है, तीनों एटमॉस्फेयर का जो कॉम्बिनेशन है, दैट बेल्ट, दैट लेयर, या ये कह सकते हैं द रीजन इन विच एनी फॉर्म ऑफ लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड, क्योंकि नाम ही बायोस्फीयर है. सो नैरो बेल्ट हो सकती है किसी, वो हम आगे आगे देख लेंगे सभी में. द रीजन ऑफ द अर्थ इन विच एनी लिविंग फॉर्म एग्जिस्ट इज कमिंग अंडर बायोस्फीयर. लिखो इस चीज को, द रीजन ऑफ अर्थ इन विच any form of life exists is called biosphere. It includes, इसमें क्या चीज आ जाएगी, that is atmosphere. और एटमॉस्फेयर में भी अगर हम जब बायोस्फीयर की बात करेंगे तो हमें ट्रोपोस्फीयर ही लेना चाहिए, क्योंकि जो नीचे का 1 किलोमीटर है उसी में ही सारी लाइफ फॉर्म, उसके ऊपर नहीं है कुछ भी. और इसी तरीके से अपर मोस्ट क्रस्ट ऑफ अर्थ दैट इज लिथोस्फीयर, और हाइड्रोस्फीयर में सब ले सकते हो क्योंकि नीचे तक भी सब कुछ है. सो इट इंक्लूड्स एटमॉस्फेयर और साथ में लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर का क्या मतलब है, लिथोस का मतलब स्टोन होता है और अपर मोस्ट क्रस्ट है उसी को लिथोस्फीयर कहते हैं. ठीक है कि नहीं, लिथोस्फीयर. व्हाट डज इट मीन, अपर मोस्ट. और अपर मोस्ट में भी ज्यादा नहीं करना, 1 मीटर की क्रस्ट होगी उतनी लेनी. उसी में उसको क्या कहते हैं, जो खरगोश और ये सब रहते हैं उसको कहते हैं सब स्ट्रेटम में रहते हैं हम लोग. वो जो जमीन के नीचे वो सब स्ट्रेटम कहा जाता है. तो अपर मोस्ट क्रस्ट of earth and hydrosphere. तो इसमें सब कुछ आ जाएगा. तो इकोसिस्टम के नीचे फिर बायोस्फीयर ही बनता है. अब देखिए इकोसिस्टम क्या है, दैट इज ecosystem includes all communities of an area. ठीक है, including non-living things with which they interact. All communities, तो community तो है ही है, सिर्फ हमने उसमें और क्या जोड़ दिया, including non-living things, जैसे water, air, soil, तुम exchange करते हैं. ठीक है, which ये चीजें देखो. हाँ, ecosystem it includes
It includes all communities of an area, including non-living environment, non-living things with which they interact. जैसे मान लीजिए एक फॉरेस्ट का इकोसिस्टम हम लें, तो फॉरेस्ट के इकोसिस्टम में क्या आ जाएगा, ऑल लिविंग थिंग्स उस जगह के आ जाएंगे फॉरेस्ट में, इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाएंगे। इसके अलावा सॉइल, तो वो जो भी चीज है विच एक्सचेंज द थिंग विद इन इट, तो एक तरीके से वो इकोसिस्टम हो गया। फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम हो गया, या एक एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम भी एक इकोसिस्टम हो गया, क्योंकि वो आपस में जो जो एक्सचेंज कर रहा है, वाटर भी उस इकोसिस्टम में शामिल है। तो अब हम देखें इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है। So what does it mean by ecosystem? It is self-contained unit of living things and supporting non-living environment. क्योंकि जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है वो लिविंग थिंग को सपोर्ट कर रहा है। सो इकोसिस्टम इज सेल्फ कंटेन्ड, यूनिट। वो यूनिट फॉरेस्ट भी हो सकती है, वो यूनिट गार्डन भी हो सकती है, वो यूनिट कोई लेक भी हो सकती है। हाँ बोलो क्या चीज है? लेक हो सकती है। हाँ, इसके आगे का बताएं पीयूष। कोई चीज तुमको बॉदर कर रही बार बार, बोलो। सो दैट इज इकोसिस्टम इज सेल्फ कंटेन्ड यूनिट, ठीक है, ऑफ that is self-contained unit of living things and the supporting non-living things, जो उनको सपोर्ट करते हैं in a particular area, unit of living thing and their supporting नॉन लिविंग थिंग। इन अगर टेम्परेचर कम है तो बता देना, उसको ठीक कर देंगे। बोलो। हाँ तो बताए, क्योंकि सब लोग कैप लगाए तो मुझे लगा कैप पे ठीक है। इन दैट एरिया, चलिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कल हम लोगों की जो क्लास होगी वो सुबह मैथ्स की होगी, उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन कराए जाएंगे जो बुक्स के हैं, जो छूट गए हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है? द वेस्ट मटेरियल विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक मटेरियल। हम लोग तो बायोडिग्रेडेबल हैं, तो हम लोग की जब बॉडी क्या हो जाए, आफ्टर वी आर डेड, या डेड रिमेन्स, उनको कोई तोड़ दे। सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, द वेस्ट विच कैन बी ब्रोकन डाउन। बैक्टीरिया सब में हाथ नहीं लगाते, वो सोचते हैं कि हमें इससे एनर्जी मिल सकती तभी तोड़ते हैं। पहले वो लोग सोचते थे बैक्टीरिया कि अरे प्लास्टिक ये क्या नई चीज आ गई, हम लोगों ने सिंथेटिक करके दे दिया था, तो वो सोच नहीं पा रहे थे इसमें से एनर्जी निकाले तो कैसे। लेकिन आजकल बैक्टीरिया इतने स्मार्ट हो गए हैं कि बहुत सारे फॉर्म ऑफ प्लास्टिक जो है ना, वो रख दो तो गल जाती है। तो इसका मतलब प्लास्टिक अब बहुत सारी ऐसी फॉर्म्स है जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है। जैसे आप देखते होंगे कि ऐसे थैले आने लगे, दिखने में प्लास्टिक के लगते हैं, लेकिन बैक्टीरिया उनको तोड़ लेते हैं। तो पहले जब शुरू में था तो ये बिल्कुल नॉन कन्वेंशनल था बैक्टीरिया के लिए, ये क्या नई चीज आ गई, इस पे हाथ न लगाओ। लेकिन आजकल स्मार्ट हो गए, धीरे धीरे अगर हम ऐसे उनको देते रहेंगे कचरा तो वो भी बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा।
सो इसलिए हमें देखना पड़ेगा दैट इज दैट फॉर्म ऑफ वेस्ट which can be broken down by decomposers into simpler inorganic substance is called biodegradable waste. Repeat करो सार्थक. सर ये रुक जाओ देखो. हाँ अभी देखें वो बोल पाता है 10th के स्टैंडर्ड का कि फिर 7th बन जाएगा. एकलव्य रिपीट करो. That form of waste that can be degradable by any form of bacteria. बता ही नहीं पा रहे हैं. बोलो यश. The waste which can be broken down by decomposers and can take nutrients from. Those substances which can be broken down by decomposers into simpler forms, then into simple inorganic substances. सही. हाँ बोलिए. वही बोला. यही बोलना था. चलो वो तो कहीं से मिल जाएगा. So that form of waste which can be broken down, that form of waste which can be broken down by decomposers into simpler inorganic substance is called biodegradable waste. These simpler inorganic substances are later on, ये क्या कर दिए जाते हैं, handed over to nature. As we have taken the living things, हम उनसे लेते हैं और decomposers उनको वापस कर देते हैं. They help in completing biogeochemical cycles. जैसा हमने 9 पे पढ़ा था, ये किस चीज को complete करते हैं? They complete various kinds of biogeochemical cycles. And ये क्या करते हैं? Recycle the natural resources for us. फिर से उस साइकिल को complete कर देते हैं. ठीक है? So hence the continuity of natural resources is always available for us. हमारे लिए वो बनी रहती है. नहीं तो हम लेते रहे और न लौटाएं तो कभी हो पाएगा? ये चीज होगा. तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में कौन कौन से वेस्ट आ सकते हैं? दैट इज वेजिटेबल पील आ सकते हैं, या फार्म वेस्ट आ सकता है, और वुड आ सकता है. सो ये कहा जा सकता है कि डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये सभी आ सकते हैं. कुछ भी एग्जांपल लिखना हो तो वेजिटेबल पील या फार्म वेस्ट. पील, फार्म वेस्ट. क्या पेपर आ सकता है? पेपर भी आ सकता है. क्लॉथ आ सकता है? आ सकता है, क्योंकि वो भी कॉटन है. बहुत ऐसे भी होते हैं जैसे कुछ रेयन है या इस तरीके से, तो फिर वो नहीं आ पाएंगे. पॉलीएस्टर हो गया, देन नाइलॉन है, वो नहीं आ पाएगा क्योंकि उनके लिए अभी बैक्टीरिया फैमिलियर नहीं है. वो बनाए गए वो सिंथेटिक क्लॉथ. तो उस तरीके के कॉटन क्लॉथ आ जाएगा. ठीक है? तो कॉटन क्लॉथ आ जाएगा, या उसमें जिसमें ज्यादा क्लॉथ. टेरिकॉट में अगर 80% कॉटन है और बाकी 20% टेरिलीन है तो आ जाएगा. तो उस टेरिकॉट का मतलब ही क्या होता है कि टेरिलीन और प्लस कॉटन, तो टेरिकॉट बन गया. तो लेकिन कितने परसेंट है? जब आप टेरिकॉट का कपड़ा लेते हो तो पूछते हो कितने परसेंट कॉटन है, कितना परसेंट टेरिलीन है, उससे पूछते हो कि नहीं? तो ये आ सकता है. पेपर भी आ सकता है, वुड भी आ सकता है. नाउ सृष्टि, व्हाट डज इट मीन बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? Those form of waste which cannot be decomposed, broken down. सही बोल रही थी. हाँ, which cannot be decomposed. Which cannot be decomposed into simple inorganic substance by decomposing. हाँ, they remain retained forever in the atmosphere. ठीक है? And pollute the atmosphere and ultimately decreases the beauty of nature. Non-biodegradable waste. रिसाइकल भी नहीं कर सकते हैं. भाई उसको आप मशीन से करो तो करो, लेकिन बैक्टीरिया नहीं कर पाएंगे ना. तो दीज आर, हमें उनको ऐसे ही नहीं, दे शुड नॉट गेट लॉइटर्ड इन सराउंडिंग. इट शुड बी सेंड
टू द करस्पॉन्डिंग रिसाइकलिंग स्पॉट, जहाँ जहाँ उन्हें भेजना है। बॉटल को बॉटल की जगह दे दो, प्लास्टिक को प्लास्टिक के लिए दे दो, ग्लास को ग्लास के लिए दे दो, ऐसे सब होते हैं कि नहीं, लेने वाले भी हैं। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, so those waste material ये मैन मेड होते हैं, ठीक है। और जबकि ये सब क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक होते हैं, दीज आर ऑफ ऑर्गेनिक नेचर। सो दोज वेस्ट मटेरियल्स विच कैन नॉट बी डिकम्पोज, जैसा सृष्टि ने बताया, कैन नॉट बी डिकम्पोज या ब्रोकन डाउन by bacteria are called non-biodegradable। उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। सार्थक बोलो, इसमें से फाउल स्मेल आएगी कि इसमें से अगर रखे हैं? बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि बैक्टीरिया जब इसे ब्रेक करेंगे तो वो क्या होगा, सड़ेंगे और अल्टीमेटली इसमें से फाउल स्मेल आएगा। वो स्मेल होती है, मतलब वो जब भी होगा अमोनिया में बदलते हैं, वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस हम लोग, तो अमोनिया में बदलेंगे तो वही फाउल स्मेल जो यूरिन की आती है। तो यूरिन ब्रेक्स डाउन इनटू अमोनिया एंड अमोनिया इज अ फाउल स्मेलिंग गैस, उसी की स्मेल इसमें आती है। सर कुछ देर बाद ऐसा भी होता है कि स्टॉप हो जाती है, मतलब एक पर्टिकुलर, वो तो अल्टीमेटली अगर उसमें वाटर डालोगे तो फिर और सिंपलर में वो टूटेगी, NH4OH बन जाएगी। अमोनिया प्लस वाटर क्या होता है, NH4। भाई अमोनिया है और तुमने जैसे ही उसमें जो भी वॉशरूम में उसमें पानी डाला तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बन गई, तो फिर इसमें नहीं है, वो वाटर सॉल्युबल है। 1 लीटर पानी में 729 लीटर अमोनिया सॉल्युबल है। तो इस तरीके से ये इट इज हैविंग सो मच एफिनिटी, तो जैसे ही पानी डाला सारी स्मेल हुई और वो, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, एग्जाम्पल ग्लास आ जाएगा, सिंथेटिक क्लॉथ आएगा, मेटल क्लॉथ, मेटल भी है। मेटल में कुछ ऐसे मेटल हैं जो टार्निश नहीं होते, कुछ तो कोरोसिव है, वो जमीन में ऐसा कहीं कहीं आयरन है तो वो फिर रेड सॉइल बन जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं। तो मेटल हम लिख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मेटल हैं, प्लास्टिक, ठीक है, ऐसा हो गया। थर्मोकोल सही है। तो कल 11 बजे क्लास है, शाम की नहीं, और संडे को टेस्ट रहेगा, अपने आप तैयार करिए। ओके, वेलकम। सर वो जो दूसरे टीचर चेक कर रहे हैं, हाँ, वो जो आंसर है वो आपने जो लिखवाया है हमने इंग्लिश टाइप में लिखा है, वो कंसीडर करेंगे ना? करते हैं, वो देख देख के करते हैं। तो अगर नहीं होगा तो बता देना, कर रहे हैं वो। 1-2 चेक कर लेंगे तो हो जाएगा, तैयार हो जाएगा।